हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैकशीट पर। आज हम 8 मई की जो सेकंड शिफ्ट हुई यानी कि जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुआ यानी कि 8 मई की जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसका हम 100% एनालिसिस करेंगे। आपके करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका हम करेक्ट आंसर बताएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्म समाज साधारण समाज के संस्थापक कौन थे, यानी कि साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन था उमेश चंद्र दत्ता, कॉमा शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, सी ऑप्शन था केशव चंद्र सेन और डी ऑप्शन था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, उमेश चंद्र दत्ता, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में हुई थी। उमेश चंद्र दत्ता, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी 1878 में। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि घराना का संबंध किससे है। चार ऑप्शंस थे आपके। ए कर्नाटक संगीत से, बी ऑप्शन था हिंदुस्तान लोक संगीत, सी ऑप्शन था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और डी ऑप्शन था आपका लोक संगीत। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि घराना शब्द का अर्थ संगीत की परंपरा है, शैली जो गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ती है। यह मुख्य रूप से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत की पहली एआई आधारित आंगनवाड़ी किस गांव से शुरू हुई है। ऑप्शन थे आपके। ए सोलन, बी ऑप्शन था बड़धामना, सी ऑप्शन था मैसूर और डी ऑप्शन था आपका शिमला, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, बड़धामना इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम आपका करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि बड़धामना जो महाराष्ट्र में भारत की पहली एआई आधारित आंगनबाड़ी शुरू की गई है। यह एआई तकनीकों का उपयोग बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य विकास की निगरानी के लिए किया गया है बड़धामना में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था पीसीबी का फुल फॉर्म पूछा गया था। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है। चार ऑप्शंस थे आपके। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, बी ऑप्शन था पर्सनल कंप्यूटर बोर्ड, सी ऑप्शन था पावर कंट्रोल बॉक्स और डी ऑप्शन था आपका प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही पूछा गया था पीसीबी का फुल फॉर्म। ये बताया कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे कैपेसिटर, आईसीएस आदि लगाए जाते हैं और उन्हें आपस में कनेक्ट किया जाता है। रजिस्टर्स, कैपेसिटर, एसीएस आदि लगाए जाते हैं और उन्हें आपस में कनेक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि चेन्नई बंदरगाह किस जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शंस थे आपके। ए अरब सागर, बी ऑप्शन था बंगाल की खाड़ी, सी ऑप्शन था अंडमान सागर और डी ऑप्शन था आपका हिंद महासागर, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो चेन्नई बंदरगाह जल क्षेत्र में आती है बंगाल की खाड़ी, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि चेन्नई पोर्ट भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो बे ऑफ बंगाल के किनारे है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन था आपका कि उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शंस थे आपके। ए लखनऊ, बी ऑप्शन था झांसी, सी ऑप्शन था प्रयागराज इलाहाबाद और डी ऑप्शन था आपका कानपुर, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था प्रयागराज इलाहाबाद, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि नॉर्थन सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। इसे वर्क हॉर्स ऑफ इंडियन रेलवे भी कहा जाता है क्योंकि यह एक अत्यंत व्यस्त रेलवे जोन है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो है कि एक कंप्यूटर से था कि एमएस ऑफिस में कर्सर के बाएं शब्द को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस थे आपके। ए कंट्रोल प्लस डिलीट, बी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, सी ऑप्शन था शिफ्ट प्लस डिलीट और डी ऑप्शन था आपका कंट्रोल अल्ट प्लस बैक स्पेस, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाने से कर्सर के बाएं पूरा शब्द एक साथ डिलीट हो जाता है। जो अन्य विकल्प आपके दिए गए कंट्रोल प्लस डिलीट से कर्सर के दाएं शब्द हटता है, शिफ्ट प्लस
डिलीट से कट कर किया जाता है और अल्ट प्लस बैक स्पेस से अंडो कुछ जगहों पर किया जाता है। ये आपके जो अलग ऑप्शन थे वो उनका हमने बता दिया, जो आगे आपके आने वाली शिफ्ट है उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन थे आपके ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन था आपका सऊदी अरब, सी ऑप्शन था दक्षिण कोरिया और डी ऑप्शन था आपका संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा 2034 में। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरबिया को सौंपी गई है। यह पहली बार होगा कि जब सऊदी अरब फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गाथा सप्तशती की रचना किस सातवाहक शासक ने की थी। ऑप्शन थे आपके गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी ऑप्शन था हाल, सी ऑप्शन था शिवमुख और डी ऑप्शन था वरिष्ठ पुत्र पुलुमामी, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी हाल। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि गाथा सप्तऋषि की रचना किंग हॉलो ने की थी। यह प्राकृत भाषा में लिखी गई 700 गाथाओं कविताओं का संग्रह है। इसमें मुख्य रूप से प्रेम, समाज और जीवन से जुड़े विषयों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बीएमडब्ल्यू के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। जो ऑप्शन थे आपके ए एलोन मस्क, बी ऑप्शन था आपका ओलिवर जिप्से, सी ऑप्शन था टिम कुक और डी ऑप्शन था आपका सुंदर पिचाई। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी ओलिवर जिप्से, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, जो वर्तमान में बीएमडब्ल्यू के सीईओ हैं यानी कि चेयरमैन हैं। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि ओलिवर जिप्से 2019 में बीएमडब्ल्यू के सीईओ बने थे, जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है। जो अन्य विकल्प है आपके, जो एलोन मस्क है वह टेस्ला के सीईओ है और जो टिम कुक है वह एप्पल की जो कंपनी है उसके सीईओ है और सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है। यह भी क्वेश्चन आगे आने वाली शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। ऑप्शंस थे आपके ए रोलैक्ट एक्ट, बी ऑप्शन था इल्बर्ट बिल, सी ऑप्शन था आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और डी ऑप्शन था आपका ब्रिटिश इंडिया एक्ट, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। रोलैक्ट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा है, जिसे बिना अपील बिना दलील का कानून कहा जाता था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि रोलैक्ट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। इस कानून के तहत बिना मुकदमे की गिरफ्तारी और नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। यह भारतीयों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ था, इसलिए पूरे देश में इसका विरोध हुआ। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था ग्राम पंचायत का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। ऑप्शन थे ए अनुच्छेद 40, बी ऑप्शन था अनुच्छेद 19, सी ऑप्शन था अनुच्छेद 32 और डी ऑप्शन था आपका अनुच्छेद 368। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 340, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आर्टिकल 340 आर्टिकल 40 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। आर्टिकल 40 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में विकसित करे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शंस थे आपके ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी ऑप्शन था अटल बिहारी वाजपेयी, सी ऑप्शन था नरेंद्र मोदी और डी ऑप्शन था आपका एपीजे अब्दुल कलाम, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, जो चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को हुआ था। उस समय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि यूएस ओपन 2025 में कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में किसे हराया था। ऑप्शंस थे आपके ए नोवाक जोकोविच, बी ऑप्शन था डेनियल मेदवेदेव, सी ऑप्शन था जेनिक शिनर और डी ऑप्शन था टेलर फ्रिटेज, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी जेनिक शिनर, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं यूएस ओपन 2025 के फाइनल में कार्लोस अल्कराज ने जेनिक शिनर को हराकर खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। आपके ऑप्शन थे ए अनुच्छेद 32, बी ऑप्शन था अनुच्छेद 352, सी ऑप्शन था अनुच्छेद 359 और डी ऑप्शन था आपका अनुच्छेद 368, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 359, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 359
359 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपातकाल जो इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आदेश जारी करके मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया पेंजिया कि चारों तरफ से घिरने वाला क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन थे आपके ए टेथिस महासागर, बी ऑप्शन था हिंद महासागर, सी ऑप्शन था आपका पैथालाशा महासागर और डी ऑप्शन था आपका अटलांटिक महासागर, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी पैथा पैंथालाशा महासागर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि जो पेंजिया है एक प्राचीन महाद्वीप है जो सभी महाद्वीपों को मिलकर बनने से बना था। इसके चारों ओर फैला विशाल महासागर पैंथालाशा ओशियन कहलाता है। टेनिस महासागर पेंजिया के अंदरूनी भाग में स्थित है, चारों ओर नहीं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पंचायतों के महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? ऑप्शन थे आपके ए 42वां संविधान संशोधन, सी बी ऑप्शन था 73वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन था आपका 44वां संविधान संशोधन और डी ऑप्शन था आपका 86वां संविधान संशोधन। करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था 73वां संविधान संशोधन, इसका एकदम करेक्ट आंसर था 73वां संविधान संशोधन 1992 में 33% आरक्षण जो महिलाओं के लिए है उसका संविधान संशोधन किया गया था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और महिलाओं के लिए कम से कम 33% यानी कि एक तिहाई सीटों पर आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। आरक्षण अध्यक्ष पदों पर भी लागू होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पेड़ पौधों के में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ऊतक कौन सा है? ऑप्शन थे आपके ए परिवहन ऊतक, बी ऑप्शन था आपका मेरिस्टेमेटिक ऊतक, सी ऑप्शन था स्थायी ऊतक और डी ऑप्शन था आपका कंकाल ऊतक, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी मेरिस्टेमेटिक ऊतक, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो टिश्यूज है वह ऊतक है जो पौधों में लगातार विभाजन जो सेल डिवीजन करता है। यही ऊतक पौधों की लंबाई और मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एमएस पावर पॉइंट में ओपन डायलॉग्स बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? ऑप्शन थे आपके ए कंट्रोल प्लस एन, बी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस ए, सी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस एस और डी ऑप्शन था आपका कंट्रोल प्लस बी, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यानी ये कंट्रोल प्लस ओ इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस ओ से ओ यानी कि ओ ओपन दबाने से ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है जिससे आप पहले से बनी प्रोफाइल खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था इनमें से कौन सी विशेषता पर्वतीय वन की विशेषता है? ऑप्शन था आपके ऊंचाई के साथ वनस्पति और जलवायु में परिवर्तन होना, बी ऑप्शन था वर्ष भर तापमान समान रहना, सी ऑप्शन था समुद्र तट के नजदीक होना और डी ऑप्शन था आपका केवल सूखे क्षेत्र में पाना, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऊंचाई के साथ वनस्पति और जलवायु में परिवर्तन होना, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि माउंटेन फॉरेस्ट में ऊंचाइयों के साथ जलवायु और वनस्पति बदलती है जिससे अल्टीट्यूडनल जोनेशन कहा जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होता है। वनस्पति के प्रकार जैसे उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और शंकुधारी होते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2025 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? चार ऑप्शन थे आपके ए यूनेस्को, बी ऑप्शन था WHO, सी ऑप्शन था आपका IIES यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज और डी ऑप्शन था आपका UNGA, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था IIES, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया हमने कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन थे आपके ए आयकर टैक्स यानी कि इनकम टैक्स, बी ऑप्शन था वैट वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, सी ऑप्शन था आपका कॉर्पोरेट टैक्स और डी ऑप्शन था आपका संपत्ति कर यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था जो प्रत्यक्ष कर नहीं है। ये हमने बताया, इसको आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के अनुसार प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट टैक्स भी होते हैं जो सीधे कंपनी जो व्यक्ति या कंपनी पर लगाए जाते हैं, आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स और संपत्ति टैक्स। जो अप्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वे उपभोग पर लगाए जाते हैं जैसे वैट वैल्यू एडेड टैक्स।
इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वन्य जीव दिवस 2025 का विषय क्या था। ऑप्शंस थे आपके ए पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, बी ऑप्शन था आपका वन्य जीव संरक्षण के लिए वित्त, लोग और पृथ्वी में निवेश, सी ऑप्शन था आपका समुद्री जीवन की रक्षा और डी ऑप्शन था आपका जलवायु कार्रवाई और वन्य जीव संरक्षण। करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था कि वन्य जीव संरक्षण के लिए वित्त, लोगों के पृथ्वी में निवेश, लोगों और पृथ्वी में निवेश। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 की थीम इस बात पर केंद्रित थी कि वन्य जीव संरक्षण के लिए वित्तीय संसाधनों में निवेश बढ़ाया जाए, जिससे पर्यावरण और मानव दोनों को संतुलित विकास हो सके। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एमएस एक्सेल में शेल जो कॉलम की अधिकतम लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। ऑप्शन थे आपके ए 100 कैरेक्टर्स, बी ऑप्शन था 255 कैरेक्टर्स, सी ऑप्शन था 500 कैरेक्टर्स और डी ऑप्शन था 1024 कैरेक्टर। करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर बी 255 कैरेक्टर्स इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक कॉलम में अधिकतम चौड़ाई 255 कैरेक्टर्स तक सेट की जा सकती है। ये यह चौड़ाई अक्षरों की संख्या के आधार पर मापी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सूर्य के प्रकाश में कितना प्रतिशत हरी पत्तियां प्राप्त करती हैं। ऑप्शन थे आपके थे 10%, बी ऑप्शन था 5%, सी ऑप्शन था 1% और डी ऑप्शन था आपका 25%। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी 1%। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश का केवल लगभग 1% ही प्रभावी रूप से उपयोग कर पाती हैं, बाकी ऊर्जा परिवर्तित या ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था हड़प नीति का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन थे आपके ए वारेन हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन था आपका लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन था लॉर्ड रिपन और डी ऑप्शन था आपका लॉर्ड जॉर्ज वॉशिंगटन, जिसमें करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया हमने कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इस नीति के अनुसार यदि किसी रियासत का शासक बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसकी रियासत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर ली जाती थी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि शिशु मृत्यु दर आईएमआर मापन के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों की गिनती शामिल होती है। ऑप्शन थे ए जन्म से 28 दिन तक, बी ऑप्शन था जन्म से 1 वर्ष तक, सी ऑप्शन था जन्म से 5 वर्ष तक और डी ऑप्शन था आपका जन्म से 2 वर्ष तक, जिसमें करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी जन्म से 1 वर्ष तक। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का अर्थ है कि प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गंगई कोंडा चोलापुरम की उपाधि किसने धारण की थी। ऑप्शन थे ए राजराज प्रथम, बी ऑप्शन था राजेंद्र प्रथम, सी ऑप्शन था करिकाल चोलन और डी ऑप्शन था आपका उत्तरमन, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये मैंने बताया कि राजेंद्र चोला प्रथम ने गंगा नदी तक विजय प्राप्त करने के बाद गंगईकोंडा चोल जो गंगा को जीतने वाला चोल की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पौधे अपनी जड़ों से पानी किस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित करता है। ऑप्शन थे ए कोशिका विभाजन, बी ऑप्शन था प्रकाश संश्लेषण, सी ऑप्शन था आपका ओस्मोसिस और डी ऑप्शन था आपका संवहन, जिसमें करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी ओस्मोसिस। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया हमने कि ओस्मोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें पानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से जाता है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले हैं। जितने क्वेश्चंस मिले हैं हमने उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।